गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई विल टीच यू साइंस सब्जेक्ट। चैप्टर है हमारा 16 चैप्टर का हमारा पार्ट 1 पहले हम स्टडी कर चुके हैं। आइए आज स्टार्ट करते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट का पार्ट 2, जिसमें हमें टेबल बनानी है। एक हमने अलग अलग पैकेट बनाए थे कि कैसे कूड़ों को एडजस्ट करना है, फिर उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। If you make any other observation, do not forget to write all these down in your notebook. Do not remove and burn the garbage that did not rot. तो देखिए, यदि आपने कुछ भी प्रेक्षण किए हैं तो उन्हें इस अपनी नोटबुक में आपको सारणी में लिखना है। जो कचरा विघटित नहीं हो पाया है उसे जलाइए या फिर फेंके नहीं। If the garbage was found to rot completely and did not smell, fix it in the soil where you sow the favorite plants that would provide nutrients to the plant. यदि कचरा पूर्णतः विघटित हो गया है तो उससे कोई दुर्गंध नहीं आ रही है तो उसे उस मृदा में मिला दें जिसमें आप अपनी पसंद के पौधे उगाते हैं। यह आपके पौधों को आवश्यक पोषक प्रदान करेगा। You must have observed from this activity that some things in the garbage rot. They form manure which is used for the plants. The rotting and conservation of some material into manure is called compositing. तो आपने अगर ये अपनी एक्टिविटी की तो कचरे की कुछ चीजें विघटित होती हैं जिनसे खाद बनती है, जिनका प्रयोग पौधों के लिए किया जाता है। कुछ पदार्थों के विघटित और खाद में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम कहते हैं कंपोजिटिंग। In some cities and town, municipalities provide separate dustbin for collecting two kinds of garbage. Usually one is colored blue and the other green. The blue bin is the material that can be used again, such as plastics, metals and glasses. Did you notice that these are the material that do not rot in the garbage heaps? क्या आपने कभी नोट किया है, कुछ शहरों में देखेंगे अगर आप नगरों में नगर पालिकाएं दो प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए दो अलग अलग कूड़ेदान रखते हैं। एक का रंग नीला और दूसरे का रंग हरा होता है। नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ होते हैं और दूसरे में प्लास्टिक की धातुएं, कांच। क्या आपने ध्यान दिया होगा कि वही पदार्थ जो कूड़े के ढेर में विघटित नहीं हुए थे। हरे कूड़ेदान रसोई या अन्य पादप जंतु अवशिष्टों के एकत्र करने के लिए होते हैं। आपने यह भी नोट किया होगा कि इस प्रकार के अपशिष्ट मिट्टी में दबाने पर पूर्णतः विघटित हो जाते हैं। अब यह समझ गए होंगे कि क्रियाकलाप फर्स्ट में के अनुसार कचरे को फेंकने से पहले उसे दो समूहों में हमें अलग अलग बांटना होगा। You see why it is necessary for us to separate waste into two groups as we did in activity 1 before we throw it. तो क्या आपने सड़कों के किनारे सूखी पत्तियों के कचरों के ढेर देखे हैं? Have you noticed garbage heap of dried leaf on the roadside? Most of the time these are burnt. Farmers too often burn the husk, dried leaves and part of crop plants in their fields. After harvesting, burning of these produce as smoke and gases that are harmful to our health. We should try to stop such practices. These wastes could be converted into useful compost. तो देखिए, जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं जिन्हें हम जलाने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैसें और धुआं उत्पन्न करते हैं, हमें इस पद्धति को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इन अपशिष्टों को उपयोगी कंपोस्ट में परिवर्तित किया भी जा सकता है। The waste could be converted into उपयोगी भी किया जा सकता है। अब देखिए आगे चलते हैं। Here are some of the observation and thoughts noticed by Paheli and Bujo from their project dealing with garbage. वास्तव में यहाँ पर आपसे अब बुजो एक अपने जो भी डील कर रहे थे उसमें देखेंगे छोड़ी नहीं हुई
ये उसका अभिप्राय और गैर कानूनी अपराध से था। वह चाहती थी कि सरकार पत्तियों और दूसरे पादप अपशिष्टों को जलाने को रोकने के लिए कानून बनाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा 16.2 वर्मी कंपोजिटिंग। When befriends of plants by supplying them with compost, we will also be very good friends to ourselves by making compost. Talking of friends, do you know that earthworm are called farmer's friend? Let us find out how a type of earthworm called redworm is used to compositing. आप देखिए मित्रों, आपने बात करते हुए देखा होगा कि केंचुए किसानों के मित्र कहे जाते हैं। आइए ये पता लगाते हैं कि केंचुए की एक प्रजाति लाल केंचुआ कंपोजिटिंग में कैसे उपयोगी होता है। केंचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की विधि को हम वर्मी कंपोजिटिंग, या तो हम क्या कहते हैं वर्मी कंपोजिटिंग कहते हैं, या फिर कृत्रिम पोस्टिंग भी हम कह सकते हैं। पोस्टिंग भी कहते हैं। वर्मी कंपोजिटिंग द्वारा हम अपने विद्यालय में भी खाद बनाने का काम कर सकते हैं। एक्टिविटी 2 पे आ जाइए। Let us dig a pit about 30 centimeter deep or keep a woolen box at the place which is neither too hot nor too cold. What about a place which does not get direct sunlight? Let us now make a comfortable home for our worms in the pit or the box. तो देखिए एक्टिविटी 2 में क्या करेंगे हम। मैदान में आइए एक गड्ढा लगभग 30 सेंटीमीटर गहरा खोद लें और कोई लकड़ी या बॉक्स किसी ऐसे स्थान पर रखें जो न तो बहुत गर्म हो और न ही बहुत ठंडा हो। One can also use green leaves, pieces or dried stalks of plant husk and pieces of newspaper or cardboard to separate over the layer of sand. आप हरी पत्तियां, पौधों की सूखी डंडियों के टुकड़े, भूसा और समाचार पत्र की 1 इंच चौड़ी पट्टियां काटकर उन्हें रेत अथवा जाली के ऊपर बिछा सकते हैं। आप अपनी नोटबुक के बेकार गत्ते को काटकर भी पट्टियां बना सकते हैं, परंतु चमकीले प्लास्टिक वाले कागज एवं कॉटन का प्रयोग नहीं करना है हमें। इसके लिए रेल या तार की जाली पर सूखे गोबर भी बिछाया जा सकता है। Now your pit is ready to welcome the redworms. Buy some redworms and put them in your pit. Cover them loosely with a gunny bag or an old sheet or cloth or a layer of bag. अब कुछ जल छिड़क कर इस परत को आप नम बनाइएगा। ध्यान रखिए कि जल इतना अधिक न हो कि वे बहने लगे। अपशिष्ट की परत को दबाइए नहीं, इसे पोला ही रहने दीजिएगा ताकि इस परत में पर्याप्त मात्रा में वायु एवं नमी बनी रहे। अब आपका गड्ढा लाल केंचुओं के स्वागत के लिए तैयार है। कुछ लाल केंचुए खरीदकर इन्हें अपने गड्ढे में रखिएगा। अब इन्हें जूट की बोरी, पुरानी चादर या घास के हल्के से ढक दीजिएगा। Your redworm need food. You can give them vegetables and fruit waste, coffee and tea remains and weeds from the field or garden. It might be a good idea to bury this food about 2-3 centimeter inside the pit. इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप लाल केंचुओं को भोजन चाहिए। आप इन्हें फल या सब्जी के अपशिष्ट, काफी या चाय के छानने के बची पत्तियां, खेत की बगीचे की खरपतवार दे सकते हैं। कुछ दिनों के अंतराल में गड्ढे के पदार्थों को धीरे धीरे मिलाते रहिएगा और इसकी ऊपरी सतह को हिलाते रहिएगा।
that may contain salt, pickle, oil, vinegar, meat and milk preparation as food for your red worms. If you put these things in the pit, disease causing small organisms start growing in the pit. Once in a few days, gently mix and move to player of their red worms do not have teeth. They have a structure called gizzard. तो देखिए इसमें होता क्या है कि भाई जो रेड वर्म्स हमारे उनके कोई टीथ तो होते नहीं है, और जब उनके यहाँ टीथ नहीं होंगे तो वो खाना कैसे खा रहे होंगे। तो लाल केचुए के दांत नहीं होते हैं, इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे हम गिजर्ड कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, जिसे क्या कहते हैं, गिजर्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करता है। यदि आप अंडे के छिलके या समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिला देंगे तो यह आहार के साथ कृमि के गिजर्ड में पहुंच जाता है और भोजन को पीसने में उसकी सहायता करता है। कोई लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकता है। लाल केचुए बहुत गर्म या ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। 3-4 सप्ताहों के अंतराल पर अपने गड्ढे का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करते रहिएगा। अधिकांश कृमि अन्य भाग को छोड़कर गड्ढे के इस भाग में स्थानांतरित हो जाएंगे। दूसरे भाग से खाद को निकालकर कुछ घंटों तक इसे धूप से सुखा दीजिएगा। Towards this part of the pit, vacating other part, remove the compost from the vacated part of dry it in the sun for a few hours. Your vermicompost is ready for use. The part left in the pit has most of the worms in it. You can use these for preparing more compost or share them with another user. तो देखिए गड्ढे के इस बच्चे भाग को अधिकांश में कमी लगी हुई है, आप इनका उपयोग और अधिक कंपोस्ट बनाने के लिए रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यूज ऑफ एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्ट इन योर पॉट्स, गार्डन्स एंड फील्ड्स। इज दिस नॉट लाइक गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट? Those of you have agricultural field can try vermicomposting in large pits. You can save a lot of money that is spent on buying expensive chemicals, fertilizers. तो देखिए इस उत्तम वर्मी कंपोस्ट को आप अपने गमलों के बीच में, बगीचों में, खेतों में डाल सकते हैं। क्या यह अपशिष्ट को से सर्वोत्तम प्राप्त करने जैसा नहीं है? आप में से जिनके पास बड़े बड़े खेत हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, वे वर्मी कंपोस्ट बनाकर परीक्षण कर भी सकते हैं। इससे आपके बहुत से धन की बचत भी होगी और आप महंगे रासायनिक उर्वरक खाद खरीदने से बच जाएंगे। इंपॉर्टेंट हमारा आता है नेक्स्ट 16.3 पर। तो स्टूडेंट आज के इस पीरियड में अपने चैप्टर को यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी का चैप्टर नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। वीडियो को अच्छे से वॉच करना है, बुक से रीड करना है। थैंक यू एवरीवन।